फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 7 अक्टूबर 2025 को गिफ्ट या गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम लॉन्च किया। यह सिस्टम डॉलर ट्रांजैक्शंस रियल टाइम मतलब तुरंत क्लियर कर पाएगा बिना ओवरसीज बैंक्स में पैसे रूट किए। ये गिफ्ट सिटी के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट पूरी तरह से स्क्रैच से बनाया गया है ताकि गिफ्ट सिटी सिंगापुर और दुबई जैसे फाइनेंशियल हब्स से compete कर पाए। 2015 में गुजरात के उस समय के चीफ मिनिस्टर सौरभ भाई पटेल ने यह क्लेम किया था कि गिफ्ट सिटी अगले 5 सालों में दुनिया के 5 मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स में से एक होगा। लेकिन इस विजन और रियलिटी में एक बड़ा गैप था। अपने एस्टैब्लिशमेंट के 10 साल बाद भी गिफ्ट सिटी अपने गोल के पास नहीं पहुंचा है। हर शाम लगभग 28,000 एम्प्लॉइज गिफ्ट सिटी छोड़ के निकल जाते हैं। गिफ्ट सिटी ऐसे फुल टाइम रेजिडेंट्स अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा जो यहां रहना चाहते हो। इससे सिटी के ग्रोथ पे लिमिटेशंस लग जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम गिफ्ट सिटी का करंट सिचुएशन समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि गिफ्ट सिटी जैसे फाइनेंशियल हब्स का रोल क्या होता है। फिर हम ये समझेंगे कि इंडिया में गिफ्ट सिटी एस्टैब्लिश करने की जरूरत क्यों थी। हम गिफ्ट सिटी के कुछ सक्सेसेस और कुछ फेलियर्स भी देखेंगे। एंड में हम गिफ्ट सिटी का फ्यूचर भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि फाइनेंशियल हब्स का इनके कंट्रीज में रोल क्या होता है। हम सब लंदन, न्यूयॉर्क, हांगकांग, सिंगापुर और दुबई जैसे सिटीज के बारे में जानते हैं। ये ग्लोबल फाइनेंशियल हब्स हैं। इनके कैपिटल मार्केट्स के पास हाई ट्रस्ट, लिक्विडिटी और ईज ऑफ बिजनेस का बेनिफिट होता है। किसी भी टाइम में ये सिटीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रांजैक्शंस हैंडल करते हैं। कई कंट्रीज ने अपने फाइनेंशियल हब्स लॉन्च करने की कोशिश की है, लेकिन इनमें से ज्यादातर फेल हो गए। जैसे मॉस्को की बात करें तो इनका फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट मोस्टली खाली है। कजाकिस्तान ने भी अपने कैपिटल अस्ताना में एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने की कोशिश की। बहुत सारे इंसेंटिव्स और स्पेशल कोर्ट्स के बावजूद ये अभी भी एक छोटा प्लेयर ही है। साउथ कोरिया के केस में सोंगडो को सफिशिएंट इन्वेस्टर्स नहीं मिल पाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फाइनेंशियल हब्स का सक्सेस एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन इन्हें बनाने में एक अजीब सा लूप आ जाता है जिससे निकलना मुश्किल होता है। इन रीजन्स में बैंक्स को इंटरेस्ट तभी आएगा जब यहाँ टैलेंट या वर्कफोर्स अवेलेबल हो, और इन एरिया में वर्कफोर्स तभी आएगा जब यहाँ उन्हें एस्टैब्लिश बैंक्स मिले। दोनों प्लेयर्स को लिक्विडिटी की जरूरत भी होती है, लेकिन बिना बैंक्स और टैलेंट के लिक्विडिटी बिल्ड नहीं हो पाती। तो नए फाइनेंशियल हब्स को पूरा साइकिल बूटस्ट्रैप करना पड़ता है। मतलब इन्हें खुद के फंड्स यूज करके इन रीजन्स को ल्यूक्रेटिव बनाना होता है। ये एक अनसर्टेन प्रोसेस है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। फाइनेंशियल हब्स एस्टैब्लिश करना एक बहुत रिस्की काम हो जाता है, और अगर ये सारे जरूरी एस्पेक्ट्स एक जगह मिल भी जाएं तो भी एक फाइनेंशियल हब एस्टैब्लिश करने में 4 मेजर एस्पेक्ट्स में चैलेंजेस आ सकते हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल फ्रेमवर्क, सीक्वेंसिंग और टैलेंट। चलिए इन चारों चैलेंजेस को समझते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइनेंशियल हब्स को बड़े फैंसी बिल्डिंग्स, रिलायबल पावर सप्लाई, हाई स्पीड नेटवर्क और इंपॉर्टेंट एरियाज के पास होने की जरूरत होती है, चाहे वो मॉस्को हो या गिफ्ट सिटी। सारे फाइनेंशियल हब्स ने इन चीजों को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है, लेकिन अगर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से फाइनेंशियल हब बन जाता तो इतने सारे फाइनेंशियल हब्स फेल नहीं होते। हिस्टोरिकली जो फाइनेंशियल हब्स नेशनल ट्रेडिंग क्रॉसरोड्स या पोर्ट्स के पास ऑपरेट करते हैं, जैसे दुबई, न्यूयॉर्क, सिंगापुर और हांगकांग, वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। सेकेंड चैलेंज है लीगल फ्रेमवर्क। दुबई जैसे फाइनेंशियल हब के लॉज इसके होस्ट कंट्री के लॉज से काफी अलग होंगे। ऐसे फाइनेंशियल हब्स किसी डोमेस्टिक एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री जोन जैसे होते हैं। फाइनेंशियल हब्स के सक्सेसफुल होने के लिए इनके लॉज और इनके होस्ट कंट्रीज के लॉज में ज्यादा ओवरलैप्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज और फ्लेक्सिबिलिटी की कमी के कारण इन हब्स में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। जैसे दुबई का ही एग्जाम्पल कंटिन्यू करें तो ये इस मामले में काफी सक्सेसफुल है। दुबई में इंडिपेंडेंट कोर्ट्स हैं जो कंट्री के जुडिशियरी सिस्टम से अलग होते हैं। इससे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बिल्ड हो पाया। वहीं मॉस्को की बात करें तो ये रशिया के सेंट्रलाइज्ड और कॉम्प्लेक्स जुडिशियरी से डील करता है, और तो और रशिया से रिलेटेड जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और कम हो जाता है। थर्ड चैलेंज है सीक्वेंसिंग। ग्लोबल फाइनेंशियल हब्स हर तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं करते। ये अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस और स्पेशलाइज करते हैं। जैसे दुबई ने इस्लामिक फाइनेंस और प्राइवेट बैंकिंग जैसे नीश मार्केट्स को पहले कैप्चर किया, फिर इक्विटी ट्रेडिंग जैसे पॉपुलर एरियाज में एक्सपैंड किया। अगर दुबई ने ऑर्डर बदल दिया होता और बिना इशूअर्स और इन्वेस्टर्स के सीधा एक फुल फ्लेज स्टॉक एक्सचेंज खोल लिया होता तो शायद ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। फोर्थ चैलेंज है टैलेंट। स्किल्ड प्रोफेशनल्स किसी फाइनेंशियल हब में सिर्फ जॉब्स के लिए नहीं मूव करेंगे। उन्हें अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल्स, नाइट लाइफ और अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की भी जरूरत है।
ये फाइनेंशियल हब्स बस कमर्शियल सेंटर्स नहीं हो सकते, इसीलिए इन हब्स के डेवलपमेंट में अर्बन प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ताकि डेंस नेबरहुड्स, अच्छे ड्रेनेज फैसिलिटीज और बाकी अमेनिटीज भी यहाँ प्रेजेंट हो। सिंगापुर इस केस में काफी सक्सेसफुल है। ज्यादातर फाइनेंशियल हब्स के लिए ये सारे चैलेंजेस सॉल्व करना या इन सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ लाना मुश्किल होता है। जैसे किसी हब में स्कूल और मॉल्स तभी बनेंगे जब यहाँ इनकी डिमांड हो, और डिमांड तभी आएगी जब ये हब सक्सेसफुल होंगे। इन एस्टैब्लिशमेंट्स के लोकेशंस का भी ध्यान रखना होता है। और तो और फाइनेंशियल हब्स बनाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं जो हमेशा किसी कंट्री के पास नहीं होते। ऐसे में फाइनेंशियल हब बनाना और इसका फेलियर कंट्री के फाइनेंसेस पे प्रेशर डाल सकता है। तो अगर फाइनेंशियल हब्स बनाना इतना मुश्किल है, फिर भी इंडिया गिफ्ट सिटी क्यों बनाना चाहती है? ताकि ये इंडियन एसेट से रिलेटेड ऑफशोर एक्टिविटी को ऑनशोर कर सके या इसे डोमेस्टिक रीजन्स में ला सके। डोमेस्टिक रेगुलेटरी लिमिटेशंस के कारण कई सालों से इंडिया से रिलेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटी इंडिया के बाहर होती थी। निफ्टी फ्यूचर्स इसका एक एग्जाम्पल था। कई सालों तक इंडिया के बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स के डेरिवेटिव्स पे इन्वेस्टर्स सिंगापुर एक्सचेंज या SGX पे ट्रेड करते थे। अपने पीक पे SGX के वॉल्यूम्स इंडियन मार्केट से 5 गुना ज्यादा थे। इससे इंडिया के मार्केट्स की जगह सिंगापुर के मार्केट्स को फायदा होता था। और तो और कई इंडियन VC और प्राइवेट इक्विटी फंड्स और इंडियन स्टार्टअप्स भी खुद को मॉरिशस, सिंगापुर या लग्जमबर्ग जैसे टैक्स हेवंस में रजिस्टर करते थे। ऐसे में डोमेस्टिक स्टार्टअप्स के लिए इंडिया में लिस्ट होने के साथ साथ फॉरेन एंटिटी से कैपिटल रेज करना मुश्किल होता था। इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गिफ्ट सिटी एस्टैब्लिश किया गया था। 2023 में SGX और NSE ने एक डील एंटर किया ताकि निफ्टी फ्यूचर्स गिफ्ट में शिफ्ट कर दिए जाएं। 3 जुलाई 2023 को SGX निफ्टी को रीब्रांड किया गया और इसका नाम गिफ्ट निफ्टी रखा गया। रातों रात $7.5 बिलियन के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स SGX से गिफ्ट में शिफ्ट कर दिए गए। गिफ्ट निफ्टी पे अब दिन में लगभग 21 आवर्स ट्रेड होता है, जिससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट्स का एक्सेस पूरा दिन मिल सके। गिफ्ट इन्वेस्टमेंट फंड्स को बेनिफिट्स भी देता है, जैसे टैक्स हॉलीडेज, मैनेजमेंट फीस पे GST वेवर और नॉन रेजिडेंट्स को कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन। इसलिए जो एंटिटीज गिफ्ट में रजिस्टर होते हैं उन्हें नॉन रेजिडेंट स्टेटस दिया जाता है। इससे उन्हें इंडियन डील्स में पार्टिसिपेट करने मिलता है, लेकिन वो इंडियन टैक्सेस से डील नहीं करते। गिफ्ट सिटी दूसरे एरियाज में भी एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है, जैसे एयरक्राफ्ट लीजिंग। इंडिया के मैसिव एविएशन मार्केट के बावजूद इंडिया के लीज्ड एयरक्राफ्ट्स का 100% आयरलैंड और सिंगापुर से इंपोर्टेड है। गिफ्ट चाहती है कि ये इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट लेसर्स इंडिया में अपने बिजनेसेस सेटअप करें। अब एक सवाल ये आता है कि भला ये सारे काम मुंबई क्यों नहीं कर सकता? मुंबई इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है और ये ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करता है। हमें अलग से एक सिटी एस्टैब्लिश करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि मुंबई इंडिया के कैपिटल मार्केट्स के डोमेस्टिक लॉज पे ऑपरेट करता है। ये रूल्स कैपिटल फ्लोज पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल, रुपी ओनली ट्रांजैक्शन और सेबी, RBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसे रेगुलेटरी बॉडीज का ओवरसाइट मैंडेटरी करते हैं। और एक ट्रूली इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब बनने के लिए गिफ्ट सिटी पे ये रूल्स अप्लाई नहीं हो सकते। इसीलिए गिफ्ट सिटी RBI या सेबी के अंडर नहीं आता। इसके लिए IFSCA नाम का एक यूनिफाइड रेगुलेटर सेटअप किया गया है। इससे रेगुलेटरी ओवरलैप और कंफ्यूजन अवॉइड किया जा सकता है। एस्टैब्लिश होने से 10 साल में गिफ्ट सिटी ने कुछ चीजें अकॉम्प्लिश की है। निफ्टी फ्यूचर्स से रिलेटेड सारी एक्टिविटी SGX से इंडिया शिफ्ट करने का टास्क लगभग पूरा हो चुका है। मई 2025 में गिफ्ट निफ्टी ने $102.35 बिलियन का हाईएस्ट एवर मंथली टर्नओवर रिकॉर्ड किया। फंड इंडस्ट्री में भी ग्रोथ आया है। 2024 के एंड तक IFSCA के अंडर 200 फंड्स रजिस्टर हुए हैं। इन सारे फंड्स ने $15 बिलियन से ज्यादा के कमिटमेंट्स रेज किए हैं। ये सिंगापुर के कंपैरिजन में अभी भी कम है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। बैंकिंग एक्टिविटी भी बढ़ रही है। 2024 के एंड तक JP Morgan, HSBC और सिटी जैसे 28 इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट्स या IBUs ने अपने ब्रांचेस गिफ्ट में खोले हैं। इन्होंने जुलाई 2023 से $508 बिलियन के ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए हैं। एक्सिस और HDFC जैसे डोमेस्टिक बैंक्स ने भी गिफ्ट सिटी में अपने IBUs सेटअप किए हैं। लेकिन इन सक्सेसेस के बावजूद अभी भी 4 मेजर चैलेंजेस हैं जिनसे गिफ्ट सिटी को डील करना पड़ेगा। इनकम्प्लीट लिबरलाइजेशन, न्यू कैपिटल मार्केट, टैलेंट शॉर्टेज और ग्लोबल कंपटीशन। चलिए इन चारों चैलेंजेस को समझते हैं। सबसे पहले इनकम्प्लीट लिबरलाइजेशन। इंडिया के पॉलिसी कॉन्स्ट्रेंट ज्यादातर डोमेस्टिक प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और गिफ्ट सिटी इन पॉलिसी से पूरी तरह फ्री नहीं है। मतलब इंडिया में कैपिटल का इनफ्लो और इंडिया से आउटफ्लो दुबई और सिंगापुर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड होता है।
तो IFSCA एक्चुअली अभी भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी जैसे ऑपरेट नहीं कर पा रही है। लास्ट ईयर RBI के फीडबैक के बेसिस पे गिफ्ट सिटी ने कुछ टाइम के लिए नए फैमिली ऑफिसेस के रजिस्ट्रेशंस रोक दिए थे। RBI कंसर्न था कि अगर कैपिटल कंट्रोल्स बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं तो गिफ्ट सिटी का यूज मॉरिशस या केमैन जैसे टैक्स लूपहोल्स एक्सप्लॉइट करने के लिए किया जा सकता है। गिफ्ट सिटी के स्टॉक ब्रोकर्स को भी स्ट्रिक्ट सेबी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और तो और गिफ्ट सिटी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स की हियरिंग इंडियन कोर्ट्स में ही होती है, जो ऑलरेडी काफी स्लो है। दुबई और सिंगापुर जैसे हब्स में इन डिस्प्यूट्स के लिए अलग कोर्ट्स हैं ताकि जल्दी रेजोल्यूशंस मिल जाएं। मतलब गिफ्ट सिटी एक ड्यूटी फ्री इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया के लीगल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स इसमें इंटरफियर कर रहे हैं। दूसरा चैलेंज है न्यू कैपिटल मार्केट। गिफ्ट सिटी का गोल था इंडियन स्टार्टअप्स को फॉरेन कंट्रीज की जगह डोमेस्टिकली लिस्ट करना, लेकिन अभी तक गिफ्ट सिटी ने एक भी IPO कंप्लीट नहीं किया है। जब तक गिफ्ट निफ्टी में मेजर लिस्टिंग्स नहीं होते तब तक इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी लिमिटेड ही रहेगा, और बस गिफ्ट निफ्टी जैसे नीश डेरिवेटिव्स ही इसके एक्सचेंजेस को डोमिनेट करेंगे। इन कुछ डेरिवेटिव्स के अलावा गिफ्ट सिटी के एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बहुत लो हैं। थर्ड चैलेंज है टैलेंट। गिफ्ट सिटी के लिए टैलेंट अट्रैक्ट और रिटेन करना मुश्किल है। फ्रेशर्स यहाँ रिलोकेट करने के लिए तैयार है, लेकिन सीनियर प्रोफेशनल्स जिनकी फैमिलीज होती हैं वो यहाँ मूव नहीं करना चाहते। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुंबई, दिल्ली या बैंगलोर की तरह गिफ्ट सिटी में सोशल लाइफ नहीं है। गिफ्ट सिटी में कुछ हजार लोग ही रहते हैं। यहाँ के 28,000 एम्प्लॉइज में से ज्यादातर लोग अहमदाबाद या गांधीनगर जैसे सिटीज से ट्रैवल करते हैं। इनफैक्ट गिफ्ट सिटी के खालीपन के कारण इसे कई बार घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। लास्ट चैलेंज है ग्लोबल कंपटीशन। गिफ्ट सिटी एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनना चाहता है, लेकिन इसके लिए इसे सिंगापुर और दुबई से रीजनल बिजनेस के लिए compete करना होगा। इन हब्स के एस्टैब्लिश हिस्ट्री और ट्रस्ट के कारण गिफ्ट सिटी के लिए ये एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। ग्लोबल फाइनेंशियल हब्स को मैच्योर होने में काफी टाइम लगता है। इवन दुबई और सिंगापुर को भी सक्सेसफुल होने में 20 साल लगे। गिफ्ट सिटी के नए होने के बावजूद इसके पास कुछ इंटरेस्टिंग अकॉम्प्लिशमेंट्स भी है, लेकिन इसे अभी भी इंडिया के डोमेस्टिक सिस्टम से डील करना पड़ता है, जो इसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का गिफ्ट सिटी एक सक्सेसफुल ग्लोबल फाइनेंशियल हब बन पाएगा? क्या ये सिंगापुर और दुबई जैसे लोकेशन से compete कर पाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।